अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके प्राइम मीडिया में आपका मेज़बान रुखसार खान। आज की खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ग्लोबल ह्यूमन राइट फाउंडेशन ट्रस्ट के को फाउंडर एंड चेयरमैन HR रहमान साहब। खसूसी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत शुक्रिया आपका, प्राइम मीडिया का भी मैं खैर मकदम करता हूँ। सर, सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक क्राइम की बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर जब से यूटी बना है तो क्राइम कहीं ना कहीं, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, क्राइम बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उसकी वजह जो है वो बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन जो 2-3 मैं मेन वजह जो बताऊँगा वो ये है कि जैसे यूथ श्रीनगर या जम्मू की बात करें, हर दिन सुसाइड रेट जो बढ़ रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ रहे हैं। कहीं हम देख रहे हैं कि मर्डर हो रहा है, कहीं देख रहे हैं कि नौजवान जो हैं वो जहर खा के मर रहा है, कहीं फांसी लगा के जो है वो अपनी जान को दे रहा है। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो हमारा यहाँ का यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, उसको नौकरियों की ज़रूरत है, उसको रोज़ी रोटी की ज़रूरत है, वो कहीं नहीं मिल रही यहाँ पे। जम्मू कश्मीर जो यूटी है वो हिंदुस्तान की पहली यूटी है जो नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट यूटी जिसको करार दिया गया है। तो मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं नौजवानों को जब रोज़गार नहीं मिलता, उनको रोज़ी रोटी कमाने का कोई ज़रिया नहीं मिलता, तो वो यही कदम उठाएंगे कि वो सुसाइड करेंगी या फिर वो चोरियाँ करेंगे या फिर वो डकैती करेंगे। तो उसकी वजह से जो क्राइम रेट है वो बढ़ता है। जी सर, जब 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से एब्रोगेट किया गया था, भाजपा का यही दावा था कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी, डेवलपमेंट के ऊपर काम होगा। क्या लगता है आपको उसके बाद ये इन चीज़ों पे काम हुआ? देखिए, मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब से यूटी हमारी बनी है तो मैं यही कहूँगा कि जो क्राइम रेट है जम्मू कश्मीर के अंदर वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जम्मू के अंदर आप देखें, हर दिन कहीं ना कहीं हमें ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि मर्डर हो गया है किसी जगह के अंदर, और किसी जगह के अंदर सुसाइड रेट जो है वो बढ़ रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयड है, और यही कारण रहता है कि वो इस तरह के कदम जो है वो उठाता है। सर, बात करें अगर जम्मू की, बेरोज़गारी बहुत सर आसमान छू रही है, लेकिन कल अगर देखें पिछले गुज़श्ता रोज़ सर स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो अपनी रेडी फड़ी लगाने वाले, कल JMC की तरफ से वो रेडी फड़ी उखाड़ के फेंक दी गई। रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है, आप उसको किस तरह से देखें? देखिए, पहले ही कोविड की वजह से हमारे यहाँ के जो गरीब जो अवाम है या गरीब जो बेचारे मजदूर दिहाड़ी लगाने वाले लोग थे वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इवन इस टाइम बिजनेसमैन जो हैं उनकी भी बुरी हालत है। लेकिन जो गवर्नर जो हमारी यूटी है या हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको बजाय उनकी मदद करने के, वो उनकी रोज़ी रोटी जो वो कमा रहे हैं, दिन के अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं, उससे भी वो अपना हाथ जो है वो उनको छीन रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, जिस तरह से वेंडर्स के साथ उन्होंने परसों किया है, उनकी रेडियाँ उखाड़ के फेंकी हैं, वो बेचारे अपनी दिहाड़ी लगाते थे, अपनी सब्ज़ी बेचते थे, और वो उस तरह से अगर ये काम कर रहे हैं तो हमारा जो मजदूर तबका है, ये जो हमारे ये लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? अगर आपने इस तरह के कदम उठाना है तो उनको एटलीस्ट पहले लीगल नोटिस दिया जाए या उनके लिए कोई इस तरह की जगह बनाई जाए जहां वो अपनी दिन दिहाड़ी लगा सकें। अब वो बेचारे सदियों से अपनी रेडी वहां लगा रहे थे, अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, वो कहां जाएंगे? सर, सरकार का सबसे बड़ा यही नारा रहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वुमेन एम्पावरमेंट की हमेशा वो बात करते हैं। लेकिन सर, वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं लागू, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर, क्या आप उस पर नजरसानी करें? देखिए, मैं आज ही उस पर रिसर्च कर रहा था कि वन स्टॉप सेंटर स्कीम, शायद मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम में बहुत कम लोगों को इसका पता होगा। तो मैं आज मीडिया के जो माध्यम से मैं ये चीज़ सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने लागू की थी जब नरबिया कांड हुआ था 2012 के अंदर। तो उसके बाद ये एक स्कीम लागू की गई थी कि जो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उनके साथ अगर कोई जुल्म ज़्यादती किसी तरह की होती है तो वो पुलिस में जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा या किसी और एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगी, तो उनकी वहाँ सुनवाई नहीं होती। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लागू की कि आपके लिए हम वन स्टॉप सेंटर स्कीम एक लागू करें जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक होगी। अगर किसी भी महिलाई को, किसी भी वुमेन को, किसी गर्ल चाइल्ड को अगर किसी तरह की कोई अब्यूज़ होता है, चाहे वो डोमेस्टिक अब्यूज़ हो, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो, तो वो वहाँ जा कर के अपनी इवैक्यूएशन करवा सकती हैं। वो अपनी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएगी और उसके बाद उसकी जितनी भी असिस्टेंस है वो वही सेंट्रल स्कीम जो है वो करेगी। 100% गवर्नमेंट उस पर फंडिंग कर रही है, और DC को, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके DCs को वहाँ पे अलॉट किया गया है, और वो एक टास्क फोर्स बनाएंगे। वो उनको एक पूरी रिपोर्ट बना करके भेजेंगे कि बताएंगे कि कितना हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्राइम रेट है और कितने केसेस जो पेंडिंग हैं उनको हम जो है वो रेड्रेस करें। तो मैं गवर्नमेंट से, गवर्नर, इंतज़ामिया से भी यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो स्कीम है उसको फौरी तौर पे लॉन्च किया जाए, ताकि हमारी बहनों को, हमारी माओं को जो दर बदर की ठोकरें खाती हैं पुलिस स्टेशन में जहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो वो एटलीस्ट वहाँ पे जा कर के अपनी जो ये राहत है वो पा सकें। सर,
मेरा एक सवाल रहेगा अहम सर, जिस कदर जम्मू कश्मीर के नौजवान ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, ड्रग्स पैडलर बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे सर? आप भी एक नौजवान हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ड्रग्स लेने के पीछे सबसे बड़ी जो कारण है वो है बेरोज़गारी। तो बेरोज़गारी हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के अंदर वो हर दिन बढ़ती जा रही है। नौकरियाँ यहाँ पे सिर्फ वादे किए जाते हैं लेकिन नौजवानों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, और जिसका कारण यही रहता है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो मजदूरी तो नहीं कर पाएगा। जब उसको नौकरी नहीं मिलती है तो वो क्राइम की तरफ बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशंस को सही करने के लिए वो ड्रग का इस्तेमाल करता है। जब वो ड्रग लेता है तो वो उसकी लत में चला जाता है, क्योंकि ड्रग्स की एक ऐसी लत है जो एक बार इंसान इसमें चला गया तो उसका छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जितने भी फॉरफ्लिंग एरिया है, जैसे रामबन संगलदान की मैं बात करूँ, मुझे हर दिन वहाँ से कॉल्स आते हैं कि हमारा यहाँ का जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, वहाँ की जो लोकल लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, चोरियाँ बढ़ रही हैं ड्रग्स की वजह से। तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारा यूथ है और पुलिस डिपार्टमेंट की ये एक बहुत बड़ी निगरानी बनती है कि जितने भी SHOs हैं, कंसर्न SHOs, मैंने DCs को मेल भी किए थे, मैंने मेमोरेंडम भी दिए थे कि आप जो SHOs हैं उनको लगाया जाए, वो एटलीस्ट नाका लगाएं कि वहाँ से जो सप्लाई होती है, अक्सर ड्रग्स कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, हम यहाँ पैदा तो नहीं कर रहे हैं, तो जो सप्लाई होती है ड्रग्स की वो कहीं ना कहीं पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से होती है। तो मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस को इस पर कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। हमारे यूथ अगर महफूज है तो हमारा देश महफूज है, हमारी रियासतें महफूज हैं। तो मैं यही कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। ड्रग्स बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हमारा यूथ जो है वो अगर ड्रग्स में है तो क्राइम उसी की वजह से बढ़ रहा है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पुलिस को इस पे फौरी तौर पे जो है वो तैनात किया जाए, वो इस पे नाकाकशी करें और इस पे कंट्रोल करें। सर, बात की आपने रामबन की, रामबन में एक सर सावलाकोट प्रोजेक्ट है, हिंदुस्तान का कहते हैं सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सर वहाँ के लोग अभी तक उससे उनकी फैसिलिटी से महरूम हैं, उनको मुआवजा तक नहीं दिया गया, ज़मीनें जायदाद जो भी है वो पूरी ले गई हैं। आप उनकी आवाज़ किस तरह से? देखिए, सावलाकोट के इशू को मैं बहुत दिनों से और काफ़ी देर से मैं हाईलाइट्स करता रहता हूँ। DC के पास मुझे लगता है, रामबन DC को मैंने अक्सर 6 महीने के अंदर एक बार मेरा मेमोरेंडम भी जाता है और मेरी पर्सनल एप्लीकेशन भी जाती है कि इस पर गौर व फिक्र किया जाए। 2014 से इसका फाइलिंग का प्रोसेस उन्होंने शुरू किया था और लोगों से ये कहा था कि आप कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दें और आपकी जो ज़मीनें हैं उनकी हमने फाइलें जो हैं वो तैयार कर दी और आपको जल्द से जल्द मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन आज 7 साल हो चुके हैं, लोग वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। जो लोग कोई किस बेचारे का किसी ने घर बनाना है वो घर नहीं बना सकता, उनकी ज़मीनें जो हैं वो बंजर बन चुकी हैं। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ सारे किसान लोग हैं, तो वो सारा जो उनका रोज़ी रोटी था वो अपनी ज़मीनों से चलता था। 7 साल से ज़मीनें जो हैं वो बेकार पड़ी हुई हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने वहाँ की जो कैनल्स हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो मैं यही कहूँगा कि या तो आप मुआवजा दें या फिर लोगों को एटलीस्ट उनकी जो कैनाल्स हैं उनकी ज़मीनों को जो है वो उनका जो दिया जाए ताकि वो अपनी ज़मीनों को दोबारा से बहाल कर सकें। तो मेरी इंतज़ामिया से भी यही रिक्वेस्ट है कि लोगों का जल्द अज जल्द जो है वो मुआवजा दिया जाए। अगर आपने फ़ाइलें बनाई हैं तो उनका मुआवजा दिया जाए, क्योंकि गवर्नर ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो उसके लिए अभी जनवरी के अंदर जो दिया था, जो पहले NHPC जो है इसको वो टेक ओवर कर रहा है। तो मैं NHPC के भी जो अहदेदारान हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर जल्द अज जल्द लोगों को जो है वो एवैक्यूएट किया जाए ताकि लोग कहीं ना कहीं जाके अपना रहन गुजर जो है वो कर सकें। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ HR रहमान साहब। बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, बहुत ही बाखूबी इन्होंने जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे मज़ीद अपडेट के लिए आप जुड़े रहें JK प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।